नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे पाम के भावों की, जहां पर एक गिरावट देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर से क्या चाहती है कॉटन इंडस्ट्री, इस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ दलहन का उत्पादन बढ़ाने पर क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री, ये भी बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया और साथ ही मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटीज के वीपी अमित खरे होंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने यहाँ पर प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखी है। नीरव, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप पाम के प्राइसेस? सोयाबीन में हल्की सी गिरावट है, कुछ मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड आते हुए देखी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंटली अगर आप बुआई का इलाका देखें तो यहाँ पर खाने के तेलों के बुआई के इलाके में बढ़त ही देखने को मिली है। एक्चुअली वो ट्रेंड यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड रहा है। जहाँ तक दालों की बात है, करीबन 55% का इजाफा हमने पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर एरिया में आता हुआ देखा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि जो पिछले साल का एरिया है वो इन एनी केस ऑन द लोअर साइड था, बिकॉज पिछले साल बारिश का ऑनसेट डिलेड था। हमने एरेटिक रेंज आते हुए देखी थी, बुआई देरी से शुरू हुई थी, तो उस बेस के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप 2 ईयर एवरेज या 5 ईयर एवरेज पकड़ें तो इलाका एक्चुअली स्लाइटली ऑन द लोअर साइड ही है यहाँ पर। लेकिन खाने के तेलों के प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिली है और हमने मार्केट्स में यहाँ पर एक मंदी पाम के तेल में स्पेशली आते हुए देखी है। जिस तरह के लेवल्स हमने पहले बनते हुए देखे थे वहाँ पर अब मार्केट्स नहीं है। 4000 काफ़ी हद तक, नीचे में 3800, ऊपर में 4100 मलेशियन रिंगिट। इस बीच यहाँ पर प्राइसेस के दाम यहाँ पर ज़्यादातर हटे हैं। 2 हफ्तों की अगर बात करें तो लगातार गिरावट देखने को मिली है और कीमतों में लगातार छठे दिन यहाँ पर मुनाफा वसूली भी बनती हुई नजर आई है। अमित, कैसे देखते हैं आप खाने के तेलों के प्राइसेस? देखा जाए तो तेलों के प्राइस जो है काफी टाइम से अभी एक जो है करेक्शन की मोड में चल रहे हैं। प्राइसेस अभी कंटिन्यू देखा जा रहा है कि डाउन साइड में। इंटरनेशनल मार्केट की भी अगर मैं बात करूं तो सोया जो रिफाइंड है कंटिन्यू $50 से गिर के अभी $46 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो डाउन साइड ही रहेंगे, एक अच्छा बड़ा अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइसेस मेरे को लगता है अगर चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो नीचे वापस फिर से 42.50 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल कंज्यूमर के लिए अच्छा रहेगा कि उन्हें जो है सस्ते प्राइस पे जो है खाने के तेल मौजूद रहेंगे। अभी हाल फिलहाल दिवाली तक ऐसी बड़ी तेजी की कोई मूवमेंट की गुंजाइश नहीं। ओके, तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई भी हैं। नीरव, नमस्कार। आपको क्या लगता है किस तरह से रह सकते हैं खाने के तेलों के प्राइसेस? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गिरावट देखने को मिली है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? सो ओवरऑल मार्केट हम काफ़ी टाइम से एक ही स्टैंड पे चल रहे हैं कि काफ़ी रेंज बाउंड है। 3800 3850 हैज़ बिन अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड 4100 4050 इज अ लिटिल रेजिस्टेंस ऑन द मार्केट। बीएमडी लेवल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक मार्केट ब्रॉडली उसी रेंज में जा रहा है। मलेशिया इंडोनेशिया का प्रोडक्शन का हायर साइकिल चल रहा है, महीने 1.5 महीने का अभी भी उनका हायर प्रोडक्शन साइकिल रहेगा। आई थिंक बाई सितंबर उनका हायर साइकिल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उनका थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम होगा। बट ओवरऑल बायर्स वुड बी सपोर्टिव बाइंग एट 38-3850 रादर देन सेलिंग अ लॉट ऑन हायर लेवल। और फिर जब ऊंचे रेंज आए तो हम इंटरमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, बट एक बायर्स नीचे के प्राइस में लेने का रहेगा। जहां सोयाबीन ऑयल की बात होती है, ओवरऑल सोयाबीन ऑयल नियर बाय तो $1000-$35 के आसपास है। इंडिया में $1010 की पैरिटी का बिक रहा है। अगस्त शिपमेंट सोयाबीन ऑयल $1000 के आसपास है, उसमें पैरिटी है। बट ओवरऑल सोयाबीन ऑयल में भी बिकॉज अर्जेंटीनियन फार्मर पेसो वीकनिंग के कारण बहुत ज्यादा माल नहीं बेच रहा है। ब्राजील ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव है, तो वहां कोई बहुत सस्ता ऑल्टरनेटिव हमें नहीं मिल रहा है। सनफ्लावर ऑयल $1050-$60 के सामने $1025-$30 में पिछले 2 दिनों में ट्रेड हो रहा है। बट फिर भी मैं बोलूंगा ओवरऑल ऑयल पैक में सनफ्लावर ऑयल अभी भी ऑन द हायर साइड ही है। सो कोई दूसरे ऑयल से बहुत ज्यादा मंदी की भी सिचुएशन नहीं आ रही है। सो एक जनरल बायस सपोर्टिव है। व्हेनेवर द मार्केट करेक्ट्स इट्स अ गुड बाय एट द डिप्स की स्ट्रैटेजी मुझे बेटर लगती है। नीरव, साथ ही साथ जिस तरह से सोइंग के नंबर्स आते हुए नजर आए हैं वो आपको कैसे लगते हैं? पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 5 साल का एवरेज निकाल के देखें तो स्टिल ऑन द लोअर साइड। So I think अभी it's a little too early to go on the crop numbers because काफी चीजें देखने को रहेगी। तो एकरेजेस इंप्रूव हो रही हैं, अच्छी बात है, बट ब्रॉडली आई थिंक लास्ट 2 साल
पर्टिकुलरली अगर हम सोयाबीन की बात करें तो हमारा क्रॉप अच्छा रहा है। तो बहुत अच्छा क्रॉप होने के बावजूद इस साल बहुत नया बड़ा जंप आना शायद इतना पॉसिबल नहीं रहेगा। ग्राउंडनट में जरूर थोड़ा एरिया बढ़ने की बात आ रही है, तो दैट शुड बी अ गुड थिंग, बट ग्राउंडनट ऑयल ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है अभी करंट प्राइसेस में। तो अच्छा रहेगा कि ग्राउंडनट ऑयल आने वाले सीजन में अगर लोअर प्राइस बैंड में आए तो कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा ग्राउंडनट के लिए मार्केट में बिकने के लिए। सो आई फील डोमेस्टिक ऑयल सीड क्रॉप्स और उनकी सप्लाईज थोड़ी सी अभी शेप अप होंगी, कैसा वेदर चलता है, कैसा फाइनल यील्ड नंबर्स, फाइनल एकरेज नंबर्स आते हैं, उसके बाद कॉल लेंगे। पर अभी ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा मानना ऐसा है क्योंकि मस्टर्ड बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम में आ नहीं पाया फॉर क्रश, ये किसान के पास और नाफेड के पास ही चले गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्टेड पे ही ज्यादा रिलायबिलिटी है अभी ऑयल सप्लाई के लिए, बजाय के डोमेस्टिक ऑयल सीड से क्रश होके ऑयल आने की। नीरव, साथ ही साथ बजट से अब एडिबल ऑयल के हिसाब से अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको यहाँ पर आती हुई? ऑफ कोर्स एक लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारी चैलेंजेस हैं, ड्यूटी एक सबसे टॉप ऑन द लिस्ट होगा आई एम श्योर, लेकिन अगर दो टॉप चीज़ें पकड़नी हो तो क्या है? तो ये तो एक ड्यूटी है मोदी के बारे में कि दे ऑलवेज कम आउट विद समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। सो इंडस्ट्री तो उसकी एक्सपेक्टेशंस स्पेल आउट करती रहेगी, बट दे वुड कम आउट विद समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। पर नीरव, इट्स नाइस कि इंडस्ट्री बोलती रहेगी ताकि एक पता चलता है कि सबका एकजुट, एटलीस्ट जो ड्यूटी के हिसाब से है वो एक चीज़ है जो मैंने सबका नंबर 1 आता हुआ देखा है। सो बेसिकली ये है कि डोमेस्टिक ऑयल सीड्स को सपोर्ट करना है। एमएसपी जैसे हमने सोयाबीन में भी बढ़ाई है, मस्टर्ड में भी इस बार हमने देखा कि नाफेड को काफी स्टॉक खरीदना पड़ा। तो एक नेचुरल इलेक्शन ओवर हो चुके हैं। स्लाइट अगर प्रो फार्मर पॉलिसी पे जाते हैं तो स्लाइट इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकती है। डिफरेंशियल बिटवीन इंपोर्टेड एंड क्रूड ऑयल्स भी अगर थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल this is the time we feel for farmers, for that local domestic make in India, थोड़ा सा कंज्यूमर पे से फोकस अगर स्लाइटली रिड्यूस करके इस तरफ बढ़ाए तो एक बैलेंस्ड अप्रोच गवर्नमेंट का रह सकता है। तो वी तो एक्सपेक्ट दैट ओनली कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बट अब देखते हैं कि बजट में क्या आता है। ऑलराइट, जी हाँ, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है या फिर जो लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्ता खाने का तेल आ रहा है, स्पेशली एट अ टाइम जब हम बुआई होता हुआ देख रहे हैं, तो वो अगर एक चीज़ करेक्ट हो जाती है तो पॉजिटिव रहेगी। शुक्रिया नीरव एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर अपनी राय भी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, जहाँ पर प्राइसेस मल्टी ईयर लोज पर हैं। हमारे साथ डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सारिया हैं। अरुण जी नमस्कार। थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, भारतीय एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, बुआई अभी तक ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन सीड शॉर्टेज और सीड क्वालिटी की बातें हम यहाँ पर लगातार सुनते रह रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहाँ तक न्यू क्रॉप का सवाल है, अभी तक की जो बिजाई हो रही है और जो रिपोर्ट आ रहे हैं गए साल से, इट इज ऑन द हायर साइड। ओके, नियरली अबाउट 20-25% ऑन द हायर। दैट इज द बेस्ट। लास्ट ईयर के मुकाबले लास्ट ईयर जो 123-124 लाख हेक्टेयर में हुई थी, if we are able to achieve that, because many people are not very comfortable at this number, सबका यही मानना है कि इधर से कम से कम 5-7% बिजाई कमती होने की संभावना है, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब साइड में, एंड ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ बिकॉज इन मराठवाड़ा एंड ऑल देयर इज सम शॉर्टेज खानदेश एरिया। बट ओवरऑल मेरे को लगता है 12-120 लाख हेक्टेयर के अंदर तो आराम से आपका हो जाएगा, इफ नॉट मोर। एंड प्रोडक्शन ऑल्सो लास्ट ईयर के मुकाबले कोई ज्यादा कमी होने की संभावना नहीं है, बिकॉज अच्छा रहा है मौसम, प्राइस बरसात भी टाइम पे आ गई है, सो दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी यील्ड्स आर गोइंग टू इंक्रीज इन द करंट ईयर। ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अरुण जी, प्राइसेस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में मल्टी ईयर लोज पर है, भारतीय बाजारों में भी कुछ दबाव तो है। अभी अगर देखेंगे यूएस के प्रोडक्शन, यूएस के लास्ट ईयर का प्रोडक्शन जो एस्टिमेट हुआ था वो 12.07 मिलियन बेल्स था। इस साल की एस्टिमेट है लगभग 17 मिलियन। सो वी आर लुकिंग एट नियरली अबाउट 30% इंक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इसको छोटा नंबर नहीं है। और अभी रिपोर्ट वाली 12 तारीख को कल आएगी, वो हर महीने की जो इनकी एसएनडी रिपोर्ट आती है उसमें 1-1 मिलियन 600-700,000 बेल्स बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों ये लोग फेज वाइज क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बट यूएस की फिगर मिनिमम 17 मिलियन बेल्स की होने की संभावना है। एंड बिग
और लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट उनका मेजर उनका एक्सपोर्ट ही है, मतलब नियरली अबाउट 90% ऑफ द कॉटन इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। तो लास्ट ईयर की अगर आप एक्सपोर्ट की भी जो स्थिति देखोगे वो था अबाउट नियरली 11.8 मिलियन बेल्स, और इस साल अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई है शिपमेंट्स। सो ये मानना कि इस साल भी एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। अगर आसमानी सुल्तानी हो जाए डिमांड के अंदर बात अलग है, नहीं तो आज की डिमांड के हिसाब से दी एक्सपोर्ट मार्केट्स आर गोइंग टू बी अंडर वेरी ट्रिमेंडस प्रेशर दैट विल ब्रिंग द प्राइसेस डाउन इंटरनेशनली, ग्लोबली। हाउ मच इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट टुडे वी आर एट 70% भाव हिसाब से 71 का भाव चल रहा है। वी आर लुकिंग एट गोइंग डाउन टू अबाउट 67-68 cents, बट अगेन it's a thing which we will come to know when the market reports are announced, and next week में क्या होता है पता चल जाएगा। जी फाइनल जी जी अरुण जी, नंबर्स तो हमको समझ में आया, और जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा रहने की उम्मीद है और उत्पादन यूएस में भी यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन अगर बजट की बात करें तो आपका कोई टॉप आस्क यहाँ पर वित्त मंत्री से जो आपको लगता है कि सपोर्ट करेगा यहाँ पर इंडस्ट्री में अगर आ जाता है तो? देखिए सबसे बड़ा तो एक ही है कि भी हाउ टू इंक्रीज द यील्ड। सो फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू earmark, allocate certain very major amount to technology in cotton, bringing in new seeds in cotton, which will increase the yield and we will be more self-sufficient. Otherwise, we are heading towards a net importing country. Import duty का जहाँ तक सवाल है, now that is a subject which I could at point, it's a very political subject. But import अगर MSP operation होता है और import duty निकालोगे तो it's a very contra to each other. So I don't think so. I would like to comment on import duty, but निकल जाए तो मिलों के लिए राहत ही मिलेगी, but then what will happen to the MSP operations? So we are looking at a very major MSP operation. आज के हिसाब से we are looking at a very major MSP operation. कल का भी अगर कुछ भी हो जाए, क्रॉप खत्म हो जाए, क्रॉप में नुकसान हो जाए, या डिमांड सडनली ओवरनाइट इट चेंजेस, वी डोंट नो, बट टुडे इट्स अ वेरी ग्लूमी सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। जी हाँ, तो एज ऑफ नाउ थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर ज़रूर हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर है या फिर ईल्ड को लेकर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छी खासी चिंताएं हैं। तो नई टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है, नए बीज यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर हमें ज़्यादा इंपोर्ट यहाँ पर नहीं करना पड़ता है, एक सेल्फ सफिशिएंसी आ जाती है, बेटर क्वालिटी कॉटन की, तो एक पॉजिटिव यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। अरुण जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और कॉटन पर अपनी राय देने के लिए। प्राइसेज ऑफ कोर्स अंडर प्रेशर एज ऑफ नाउ। लेकिन जहाँ तक एग्री की बात है, अमित आप कैसे देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो राइट नाउ, क्योंकि अब तक मॉनसून यहाँ पर बेहतरीन दिखा चुका है। ऑफकोर्स जहाँ तक एग्री एज अ सेक्टर की बात है, ध्यान यहाँ पर बजट की तरफ रहेगा और हर सेक्टर की यहाँ पर अच्छी खासी लिस्ट है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल मनीषा जी, ओवरऑल देखा जाए तो अभी मानसून लगभग 10% एक्सेस ओवरऑल जो है पूरे इंडिया में दिखा रहा है। राजस्थान में जरूर हल्का सा, पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा सा कम है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मानसून अच्छा है इस बार। अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो जो है मसालों के लिए थोड़ा सा अभी नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो अभी काफी टाइम से लगभग 60-65 हजार के आसपास का पिछले टाइम में हाई बनाया था, अभी 27-28 हजार के आसपास प्राइजेस चल रहे हैं। प्राइजेस ये अंडर जो है प्रेशर में अभी और रह सकते हैं। लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो 27,800 जो मौजूदा भाव है अगस्त महीने का, उसमें ट्रेडर्स को बिकवाली करनी चाहिए। 28,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 26,000 26,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। जो है धनिया भी काफी टाइम से प्रेशर में है, 8,000 के आसपास का इसने हाई बनाया था, अभी 7250 के आसपास, 70 के आसपास है। 7300 की रेंज में ट्रेडर्स बिकवाली करें, 7500 का एसएल लगाकर 6,950 के भाव इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम जो कि राजस्थान की एक हॉट कमोडिटी मानी जाती है, उसमें भी मौसम का काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है। बाद जो है मानसून इस बार काफी अच्छा है ऑलरेडी, तो प्राइसेस में मेरे को लगता है 5600 से लेके नीचे में 5200 की रेंज अभी शॉर्ट टर्म में ग्वारसीड की रह सकती है। 5600 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो जरूर इसमें एक बार 5800 तक के प्राइस जो है देखने को मिल सकते हैं। जी ऑलराइट, तो ये तो बात हुई एग्री की, लेकिन नवनीत नॉन एग्री एज स्पेस कैसे देखते हैं? यूएस इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार तो है ही, उसके पहले उसके बाद कोई स्ट्रैटेजीज जो आप रिकमेंड करें? वेल, काफी वोलेटिलिटी हमने लास्ट कुछ दिनों में देखी है प्राइसेस में, एंड एवरी ऑल्टरनेट डे 1 से 1.5% का मूवमेंट हम गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में देख रहे हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रुझान थोड़ा ऊपर की तरफ ही है, एंड इन्फ्लेशन डेटा आने से पहले ही ऐसा लग रहा है एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ माहौल गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बनता नजर आ रहा है। दोनों ही कमोडिटीज में बाय स्ट्रैटेजी रहेगी। हल्का फुल्का करेक्शन आया तो बाय किया जा सकता है। गोल्ड 72,500 का स्टॉप लगाइए, एंड 73,100 तक के भी टारगेट आपको इवेंचुअली देखने मिल सकते हैं। सिल्वर थोड़ा सा आउटशाइन करता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड को, एंड इस बार अगर ब्रेकआउट 94,000 के ऊपर कन्विंसिंगली होता है तो इस बार लाख के पार वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा।
बट नेवरदलेस 93,000 के आसपास भी अगर मिले तो आप बाय कर सकते हैं। 92,500 स्टॉप लॉस लगाइए एंड 94,400 94,500 तक के टारगेट। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई और चांदी में हमने आज एक बढ़त आते हुए देखी भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब 30 के आसपास ठहरता हुआ नजर आया है, तो उसका फायदा यहाँ पर इंडियन प्राइसेस में भी है। बहुत शुक्रिया नवनीत, अमित, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, टोटल स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो आपको सुनवाएंगे एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। Ammonia steel फिर किसानों की आय बढ़ाने की बात को दोहराया है। वो कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का किसानों की आय बढ़ाने और खेती में उत्पादन बढ़ाने पर काम है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार वो CNBC आवाज पर एक्सक्लूसिव आप उन्हें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। खाने का सामान तो किसान ही उगाता है, अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 10 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ाने का। हम आत्मनिर्भर हो, चाहे वो अन्न हो या बाकी खाने की वस्तुएं, उस पे उसके लिए भी प्रयत्न जारी है। और हमारी रणनीति है कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, और एक संकल्प और है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और ये होगा, कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति है, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, उसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों की 100 नई वैरायटी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ICAR लगातार उसमें काम कर रहा है। उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तब प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके लिए निरंतर काम जारी है। ऑलराइट, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर उस बातचीत से आते हुए, एक तो ये उन्होंने कहा कि सॉइल हेल्थ यहां पर बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि उसको लेकर कुछ चिंताएं यहां पर लगातार रही हैं, पेस्टिसाइड्स को लेकर स्पेशली, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड फूड बास्केट बनाने की यहां पर जोर जारी है। साथ ही साथ उन्होंने बीजों के बारे में कहा, जहां पर हमने देखा है कि अगर आप भारतीय ईल्ड देखें एज कंपेयर टू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पर हेक्टेयर यहां पर कितना उत्पादन होता है, तो भारत में हमने वो काफी कमजोर और काफी स्टैग्नेंट रहता हुआ देखा है। और जैसे कृषि मंत्री कह रहे थे कि 100 नई वैरायटीज यहां पर बीजों की बहुत जल्दी लॉन्च की जाएंगी, तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि मेन चीज यहां पर यही है कि किसान की आय कैसी बढ़ाई जाए। वो तभी यहां पर बुआई करेगा अगर उसको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। तो इस पर सब पर यहां पर कृषि मंत्रालय में काम जारी है, वो यहां पर हमें केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सरकार खेती में किसानों की लागत कम करने की लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर कई फसलों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए सुनते हैं उस पर उन्होंने क्या कहा। तो उत्पादन की लागत घटाने के कई तरीके, टेक्नोलॉजी एक है, तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम देना, किसान को सही दाम मिले। इसलिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MSP में लगातार वृद्धि और MSP पर खरीदी वो लगातार जारी है। और चौथा, नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना प्राकृतिक आपदा में। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कभी वर्षा नहीं तो कभी इतनी वर्षा कि बाढ़ तबाही ला देती है।
जी हाँ, एब्सोल्युटली। जहां तक इनपुट कॉस्ट है वहां पर हमने लगातार किसानों की कॉस्ट को यहां पर बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन जैसे कृषि मंत्री कह रहे थे कि एमएसपी लगातार बढ़ाया जा रहा है और सरकारी खरीद भी जो एमएसपी पे है वो भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है। और अगर किसान को यहां पर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाए, इस पर लगातार काम होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और साथ ही साथ जैसे उन्होंने कहा कि मौसम की यहाँ पर मार काफी किसानों पर पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर जारी है, तो कभी कम बारिश तो कभी ज्यादा बारिश, इसके ऊपर भी यहाँ पर कृषि मंत्री की नजर है। शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर भी यहां पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परंपरागत फसल की जो खेती है उसके साथ साथ किसानों को नई फसलों की खेती के बारे में भी काम करना चाहिए। दलहन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर की खेती पर यहां पर लगातार इसे बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। लेकिन इनके साथ एक पांचवी चीज जरूरी है और वो है कृषि का विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी है, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है और विशेषकर 3 दालें तूर, मसूर और उड़द जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी। दालों का मुद्दा यहाँ पर ऑफकोर्स पिछले 15-18 महीने लगातार यहाँ पर गरमाया हुआ है और जैसे कृषि मंत्री कह रहे थे कि जो पल्सेस इंपोर्ट की डिपेंडेंस है उसको यहाँ पर कम करना होगा, आत्मनिर्भरता को यहाँ पर बढ़ाना होगा। स्पेशली जिन दालों के नाम उन्होंने यहाँ पर लिए जैसे कि तुअर है, उड़द है, इन सम सेंस वहाँ पर मूंग भी है, इसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। एमएसपी उसके लिए लगातार यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो किसानों को इंकरेजमेंट इन दैट सेंस यहाँ पर दी गई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी उन्होंने बात कही कि किसान को यहां पर और फसलों को भी देखना होगा और प्रॉफिटेबल फसलों को भी यहां पर देखना होगा ताकि वो अपना दायरा यहां पर बढ़ा सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए बांस की खेती करने पर भी यहां पर जोर दिया है। सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव सुनिए कि उन्होंने इस मुद्दे पर और क्या कहा। एक तो कार्बन के बारे में बताया शिंदे जी ने, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लड़ना है और इसलिए बांस जैसी फसल उसके लिए बहुत उपयोगी होती है। किसान की आय भी बढ़ाएगी, जरूरत भी पूरी करेगी, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम भी करेगी और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकेगी। बांस के ऊपर यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में जहाँ पर काफ़ी सारा इलाका भी यहाँ पर एलोकेट किया गया है, काफ़ी सारी सब्सिडीज़ भी यहाँ पर किसानों को दी जा रही हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि अगर हमें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो बैम्बू या बांस एक बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पर इसे आगे लेकर जाने के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में पानी की ज़रूरत और उसके महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। जो माइक्रो इरिगेशन में महाराष्ट्र काम कर रहा है वो भी अद्भुत है। पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, लेकिन कैनाल इरिगेशन नहीं, नहर में पानी बह रहा है उसमें से कुलावा लगा के खेत में पूरा पानी ले जाओ, उसके बजाय मध्य प्रदेश ने भी प्रेशराइज पाइप की प्रणाली अपनाई है। पाइपों में भर के पानी लाओ और एक आउटलेट किसान को दे दो जहां ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम लगा के वो अपने खेत में बूंद बूंद पानी दे। एक एक बूंद कीमती है, कम पानी में ज्यादा सिंचाई है।
वेल एब्सोल्युटली। तो वो वहां पर कृषि मंत्री आपको पहली बार CNBC एक्सक्लूसिव पर यहां पर समझाते हुए कि किस तरह से आपने उनको यहां पर सुना है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहां पर बात की है, चाहे वो सॉइल हेल्थ है या फिर इंडिया किस तरह की फसलें यहां पर उगा सकता है। MSP एक इंपॉर्टेंट टूल है यहां पर और सरकार यहां पर लगातार MSP पे खरीदारी भी करेगी। उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात की है, उन्होंने दालों में आत्मनिर्भरता पर भी यहां पर जोर दिया है और साथ ही साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप को भी उन्होंने यहां पर इसकी बात की है। काफी बार हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा पानी यहां पर खेतों में छोड़ दिया जाता है जिसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है फसलों को। तो उस तरह की नॉलेज शेयरिंग, अवेयरनेस की बात भी यहां पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो काफी कुछ है यहां पर वॉच करने के लिए और ये क्यों रह सकता है कि बजट में हम एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर पर इस बार क्या कुछ देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।